जानती थी कि आज जो कुछ मैं करने जा रही हूँ वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, मगर मैं अपने हालात के हाथों बेबस हो गई थी। मुझे कुछ भी करके यह कदम उठाना ही था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ थी, और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था, और आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सारी चीजें बदल जाएं, मेरी जिंदगी भी बदल जाए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी ईश्वर तक पहुंच तो जाती हैं, मगर स्वीकार होने में समय लग जाता है। जैसे ही सनी की कार हमारे दरवाजे के पास में आकर रुकी, मेरे दिल की धड़क तेज से धड़कने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अब रुक जाएगी। मैं खिड़की के पास ही बैठ गई। मेरे हाथ मेरे सीने पर बंधे हुए थे और मैं धीमी धीमी आवाज में रोए जा रही थी। जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, सनी को देखते ही टूट कर बिखर चुकी थी। काश सनी तुम मेरे सामने ना आते और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते, तो मैं इसी दुख और गम के सहारे जिंदगी बिता लेती कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। मगर कैसे इस दिल को समझाऊं? तुमने तो बस मुझसे मोहब्बत की है। बेवफाई तो मैं तुमसे कर रही हूँ। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का होने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना सनी। शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आंसू की धाराएं मेरी आंखों से बह रहे थे। ईश्वर की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। ये तो फिल्म ड्रामा या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी मम्मी आ जाएंगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेंगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए वह गुस्से से बोली, नीचे चलो, और जो कहा है वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कैसे उस आदमी के साथ खुश रहूंगी जबकि मैं तो सनी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ सानी ही बसा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, मगर उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं लग रहा था। मम्मी के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे हॉल में आने के लिए बढ़ाए। अब मेरे सामने ही सनी खड़ा था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे दिल को ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हालत ऐसी थी कि जैसे मैं अब भी गिरकर मर जाऊंगी। मैंने एक आंस भरी नजर से अपनी मम्मी को देखा, लेकिन वह मेरे तरफ से अपना मुंह फेर चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि अगर मैंने आज उनकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेंगी। जैसे ही मैं नीचे आई, सनी तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वह मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ सनी, और ये बात समझ लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सनी, शादी ऐसे ही नहीं कर ली जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया। वह रहा दरवाजा, अब तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि सनी मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। जब मेरी मम्मी ने सनी से कहा होगा कि तनु तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो सनी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी मम्मी से कहा था कि मैं खुद तनु से बात करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और मम्मी ने कह दिया कि तुम तनु से बात कर सकते हो, और मैंने अपनी मम्मी के दबाव में आकर अपने प्यार को मानने से इनकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे दिलोजान से प्यार करती हो, और मेरे बगैर तुम्हारा इस दुनिया में रहना एक सजा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से अपने सीने में पत्थर रखकर कहा कि जब लड़की को पता चल जाता है कि अगर उसकी शादी किसी बड़े परिवार में हो जाए और वह लाखों में खेले, तो वह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। सनी मेरी बात सुनकर बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे ले लिए और कहने लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है तनु, मगर याद रखना, तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। वह ये कहकर हमारे घर से चला गया।
उसके जाते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी। कब से रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरी मम्मी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तनु, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। देखना, ईश्वर तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा आबाद रहते हैं। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए यह कहकर अपने रूम में चली गईं, जबकि मुझे अपने आप को खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी मम्मी की लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ कि सनी ज्यादा पैसा कमाता नहीं था, लेकिन वह मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और जिंदगी जीने के लिए प्यार सबसे जरूरी होता है। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी लालच की वजह से मेरी शादी एक 42 साल उम्र के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले ही 2 शादियां की थीं और उसकी दोनों पत्नियां मर चुकी थीं। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लाउंज में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अपने रूम में चली गई। रूम में आने के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सनी मेरे बिना जी पाएगा या मैं उसके बिना जी लूंगी? मुझे पता था कि मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर मेरी मम्मी की बातें हावी हो चुकी थीं कि जब औरत के हाथ में पैसा आता है तो वह सब कुछ भुला देती है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार न सही, कम से कम अमीर पति तो नसीब होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस आदमी से तय की गई थी वह बहुत ही दबंग और रौबदार किस्म का इंसान था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और उसे देखकर ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार मम्मी से बातों ही बातों में अपनी चिंता जाहिर करने की कोशिश की थी। मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मर गईं। क्या हुआ था कि दोनों ही पत्नियां चल बसीं, लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाती थी। वक्त का काम है गुजरना, और वह गुजरता चला गया। मेरी शादी का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि यह मेरी पहली शादी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती हैं और इसी तरह मैंने भी कई सपने सजाए थे। लेकिन जिस तरह से मेरी शादी हो रही थी, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थीं। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर देंगे। मगर मुझे लग रहा था कि ये लोग रिसेप्शन भी नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने बैठी अपनी खूबसूरती निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ सनी का ख्याल डूबा हुआ था। उस इंसान से मैंने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। आज मैं उससे पूरी तरह अलग होने वाली थी। ये एहसास ही मेरी आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफी था। कितने संयम से मैंने उसकी आंखों में आंसू छिपाते हुए मम्मी की बातें दोहराई थीं। यह मैं और मेरा दिल ही जानता है। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मचना शुरू हो गया कि बारात आ गई है। तुरंत ही कमरे में मेरी एक दोस्त आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह तनु, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया? हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। ये कहकर वह हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बेहद खूबसूरत था? ये सोचते ही मेरे अंदर हीन भावना होने लगी थी। मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगने लगा था कि वह आदमी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया था कि मुहूर्त का समय निकाला जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठाओ। मेरी कुछ दोस्तों ने और मेरी कजन्स ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बैठा दिया था। मैंने एक नज़र सिर्फ अपने होने वाले पति की ओर देखा था और जिसे देखते ही मैं बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। ऐसी रोकदार पर्सनैलिटी कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी की मंत्र पढ़ने लगे थे और कुछ ही देर में मैं दिलीप के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद मम्मी और पिताजी खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया कि हमें अभी के अभी घर वापस जाना है, लड़की की विदाई कर दीजिए। मेरे पिताजी उनसे विनती करने लगे कि बेटा, बारातियों को खाना तो खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मम्मी की तरफ देखते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊंगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊंगा। मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है।
उनकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। यह कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। मम्मी और पिताजी दोनों की आवाजें कमरे तक आ रही थीं, मगर वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी जो यह आदमी मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा था? मेरी मम्मी उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगी। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने मम्मी की तरफ देखा और जोर आवाज में कहा, मम्मी, आपने इस आदमी से इस शादी के लिए कुछ पैसे लिए हैं? एक पल के लिए उनके पैर डगमगा गए थे। उनका चेहरा फीका पड़ गया था, जो यह समझने के लिए काफी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वह मुझसे नजरें चुराकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। माता पिता की छत्र छाया में मैं अपने घर से रुखसत हो गई थी। उस आदमी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियां यह बताने के लिए काफी थीं कि वह सचमुच बहुत अमीर आदमी है। उसने मुझे अपनी गाड़ी में साथ बिठा लिया था। सच कहूं तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने सनी का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसकी मोहब्बत का प्रपोज, एक ही पल में न जाने मुझे कितनी बातें याद आ गईं। मैंने एक ठंडी सांस हवा में छिड़ी और अपने आप को एक नए प्रतीक्षा के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक एक झटके से कार पोर्च में रुकी। वह बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से दिलीप की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे कुछ अरमान हैं? मगर इस इंसान ने मेरे सारे सपने अपने पैरों तले कुचल दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी थी जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और कार का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर आई। सामने का फार्म हाउस देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई घर नहीं बल्कि एक बड़ा महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ पिक्चरों और सीरियल में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपना बड़ा वजनदार लहंगा संभालकर उस महल में दाखिल हुई और अंदर की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। सच में वह घर बेहद खूबसूरत था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन थी। यह एहसास बहुत खुशी देने वाला था। तभी 2 नौकरानियां मेरे पास आईं और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे मेरे पति के कमरे तक ले गईं। उन्होंने मुझे पारंपरिक दुल्हन की तरह मच्छरदानी के पास बैठाया और चली गईं। मैंने कमरे में एक नजर घुमाई, लेकिन वहां फूल का एक पत्ता तक नहीं थी। मुझे अचानक ही हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस आदमी की तीसरी बीवी थी, लेकिन मेरी यह पहली शादी थी। मैंने कई सपने देख रखे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी के सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती रही। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगीं, तो मैंने खुद को सीधा करके बैठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो निशान नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शादी से पहले सनी अक्सर मुझसे प्यार का इजहार करते हुए कहता था, मैं अपनी पत्नी को कभी इंतजार नहीं कराऊंगा। जब वो मुझे याद करेगी, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और शादी के दिन तो हर वक्त उसके साथ ही रहूंगा। और यहाँ ये आदमी मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। वह ऐसा क्यों था, मुझे नहीं पता। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पहली 2 बीवियों को आखिर हुआ क्या था। मेरी मम्मी ने तो एक बार भी यह सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी दोनों पत्नियां क्यों चल बसीं। बस उसकी दौलत देखकर अपना आपा खो बैठी और मुझे उस आदमी से बांध दिया। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी, लेकिन न तो उस आदमी को आना था और न वह आया। आखिरकार मैं थक हार कर बाथरूम में चली गई, अपना शादी का लहंगा बदलकर बाहर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सारा दिन भर की थकान थी, इसलिए मुझे तुरंत ही नींद आ गई। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी वह आदमी रात भर मेरे कमरे में आया ही नहीं था। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। इज्जत, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन एक हमसफर होने का एहसास, प्यार नहीं मिला। वक्त बीतता रहा, लेकिन न मेरे पति को आना था और न वह आए। हार कर मैं ही कमरे से बाहर आ गई।
सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं सीधे किचन में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर किचन में इंटर होने से पहले जो बातें मैंने नौकरों की सुनी, वो सब बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा। मेरा नाम तनु है, मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी दोस्ती सनी से हुई थी। वह हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और मेरा दोस्त बन गया था। और कब हमारी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलती चली गई, पता ही नहीं चला। जब मैं थोड़ी बहुत समझदार हुई, उसके बाद तो वह इंसान मेरी रूह में बस चुका था। मगर अचानक एक दिन मेरी मम्मी घर आईं। उनके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए वो बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखती हुई बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है? वो साफ कहकर चली गईं, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी मम्मी से डरती आई थी, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी माँ के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप अपना सर झुका लिया। फिर मम्मी के कहने पर मैंने सनी से बातें की, जिससे वह हमारे घर पर एक पल भी नहीं रुका, बल्कि मुझे दुआएं देकर चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी दिलीप से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। वे कह रही थीं कि मालिक ने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है कि ये कम उम्र की दुल्हन भी जल्द ही मर जाएगी और फिर कोई और आएगी। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे घबरा गईं और बोली, मालकिन आप कब जागी? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थीं? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर सच्चाई क्या है? दिलीप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उनकी दोनों पत्नियों का मृत्यु कैसे और कब हुआ? उन दोनों ने मेरे सवालों पर घबराकर बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। गुस्से में मैंने धमकी दी, अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो याद रखना, मैं झूठा इल्जाम लगाकर तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे सामने सारी सच्चाई खोलकर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताईं, उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी बीवी शादी के 1 हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया था। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियां आईं और फिर यह महल मातम में डूब गया। मेरा वजूद कांप उठा। यहाँ ऐसा क्या होता है कि वे दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गईं? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी? ये सोचते ही मैं डर से कांप उठी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती, उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी आज्ञा लेकर कमरे से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका तेवर बेहद सख्त था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात कर सकता है? मैंने हिचकिचाती लहजे में कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए किचन में आ गई। लेकिन अचानक ही वो मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए कमरे में ले गए। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उनकी जकड़ से आजाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से में बोले, मेरी आज्ञा के बगैर अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी से मेरा यही कमिटमेंट हुआ है कि उनकी बेटी मेरे हर हुक्म का पालन करेगी, इसलिए चुपचाप यहीं रहो। ज्यादा मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा बेहद अजीब किस्म का था। मैं अपनी जगह पर भरपूर कांप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था कि मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहाँ खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पहले अपनी मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इस रिश्ते में उनकी ही सहमति ज्यादा थी। इसलिए मैंने सनी को फोन करना ठीक समझा। सनी को कॉल किया और उसे अपनी हालत से आगाह करने लगी। सनी यह कहकर फोन काट दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो।
मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, मगर मेरे पति एक बार भी मेरे करीब नहीं आए थे। वो घर में बहुत कम रहते थे। मेरे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज्यादा से ज्यादा बालकनी में जाकर गार्डन का नजारा देख लिया करती थी। परंतु अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई, तभी कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो एक कमरे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इत्तिफाक से उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था कि अगर मेरे पति ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया होता तो मेरी मौत तय थी। लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप गई। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वह मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरे पति वास्तव में इंसान नहीं थे। वह तो बाकी एक हैवानियत सा दरिंदा किस्म का इंसान था। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति, जो उस लड़की के साथ कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे लाल भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले सनी का नंबर मिलाया। रोते हुए मैंने कहा, कुछ भी करके सनी, मुझे बचा लो, नहीं तो ये जालिम आदमी आज मुझे मार डालेगा। ये इंसान नहीं है, ये तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे बाल खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जासूसी करो, और ये फोन किसे लगाया था? यह कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया था और मैंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगी। तुमसे भी मैं पैसा कमाऊंगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और बड़े बड़े कदम फांदते हुए वहां से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और आदमियों के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे। उसके शरीर के अंग था। तो मेरे पति का यह कारोबार था। वह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स से पैसा कमाकर अमीर हुए थे। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है। लेकिन मैं अपने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना ये कर रही थी कि मेरी सुरक्षा कर लेना। मुझे इस तरह से नहीं मरना है। मैं जीना चाहती हूँ और इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जब आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हो तो वह आपको जरूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनके खातिर मैंने अपना प्यार तक को कुर्बान कर दिया था। मुझे यकीन था कि भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। और आखिरी पल में मेरा सनी मेरे लिए काम आ गया था। सनी चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वह अकेला नहीं आया था, उसने समझदारी दिखाई और अपने साथ पुलिस लेकर आया था। जैसे ही इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया। उसकी हालत काफी पेचीदा थी। ऑपरेशन आधा हो चुका था और मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे पति मेरे लिए भी कुछ डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे थे, ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे भी सुला दिया जाए और मेरे शरीर के पार्ट्स बेच दिए जाएं। लेकिन समय पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मुझे छुड़ाकर मेरी मम्मी के घर छोड़ दिया। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान रह गईं और जब पुलिस ने उन्हें दिलीप के सारे काले कारनामे बताए तो मम्मी रोते रोते बेहोश हो गईं। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस नर्क में डाल दिया था, ये सोच ही उनके लिए जानलेवा थी। समय बीतता जा रहा था और मैंने सनी की मदद से विकास से डिवोर्स ले ली थी। सनी का प्रपोजल फिर से मेरे लिए आया। मम्मी से कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी हाँ कर दी। इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सनी ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और मैं सनी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दिलीप से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच बहुत बुरी चीज होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फायदा उठाना चाहता है, वह हमेशा मुंह के बल गिरता है। मेरी मम्मी और हम सब के साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरा वफादार निकला, वरना मैं भी उस आदमी की वजह से अब तक इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती और वो आदमी कभी पकड़ा नहीं जाता और फिर
उस आदमी ने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगियां यूं ही बर्बाद करता रहता। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आरुषि रणवीर के छूने से सहम सी जाती है और वह उससे दूर होते हुए कहने लगी, आप मुझसे दूर ही रहिए, मेरे करीब नहीं आइए। यह सुनकर के रणवीर की स्माइल निकल गई और वह कहने लगा, बस कुछ मिनट के बाद तुम मेरी हो जाओगी और फिर मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम कहोगी कि मुझसे दूर रहो। आरुषि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रही थी। रणवीर जाने लगा और बोला, जब कुछ लड़कियां तुम्हें लेने आए तो चले आना स्वीटी। इतना कह कर के रणवीर वहां से चला जाता है। आरुषि खुद में ही घबराई हुई थी और सोचों में खोई हुई थी कि मेरा भाई कैसा होगा, वो ठीक से होगा ना, इन लोगों ने पता नहीं उसे कैसे रखा होगा। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज में एक वीडियो था। आरुषि अपना फ़ोन ओपन करती है और वह देखती है कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज पर एक वीडियो था। वह वीडियो जैसे ही क्लिक करती है और आरुषि के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वह वीडियो में रूहान एक लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ है। यह देखकर तो आरुषि अपने होश हवास खो चुकी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। वह तो अब अपने होश में ही नहीं थी। वह बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि रूहान आरुषि के साथ ऐसा भी कर सकता है। रूहान आरुषि को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। आरुषि को इतना पता था, पर वो जो अपनी आंखों से जो वीडियोज में देखी वह क्या था। वह सोचने लगी, शायद किसी ने उसके साथ गंदी हरकत की हो कि मैं रूहान से अलग हो जाऊं। कहीं यह इसी शैतान का तो काम नहीं है। अभी वह अपने सोचों में ही गुम थी कि दो लड़कियां उसे लेने के लिए आ गई। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक तो अपने भाई शुभ की टेंशन, ऊपर से रूहान से वह प्यार करती थी, मगर वह रूहान से शादी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आज रणवीर से उसकी शादी होने जा रही थी। दूसरी तरफ रूहान किसी और लड़की के साथ यह सारी बातें सोचकर उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगा था। वह इन्हीं सब सोचों में गुम थी कि उसे चक्कर आ गया और वह गिरने को हुई, मगर उन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसे बेड पर संभाल कर सुला दी और वह जाकर रणवीर से कहने लगी, सर वह मैडम को कुछ हो गया है, वह बेहोश हो गई हैं। यह सुनना था कि रणवीर की तो हालत ही ख़राब हो गई। वह दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में गया। वह जब देखता है तो सच में आरुषि बेड पर ही बेहोश पड़ी हुई थी। उसे इस तरह से देख कर के रणवीर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब तक से जय भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रणवीर बोला, हाँ हाँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए। डॉक्टर ने आरुषि को चेकअप किया तो कहने लगे, घबराने की कोई बात नहीं है, इनको कुछ ज़्यादा ही वीकनेस और टेंशन हो गई है, ये डिप्रेस है, इस वजह से वह बेहोश हो गई हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा ही सोच में है। यह सुनते ही रणवीर सोच में पड़ गया, कहीं यह मेरी वजह से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, मैं ही इस बेचारी के साथ कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर सा बिहेव कर रहा हूँ। पर मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ स्वीटी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ। इतना कहते हुए वह डॉक्टर से पूछने लगा, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर कहने लगे, बस कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, मैं इंजेक्शन लगा दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं देना है, वरना आगे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सुनते ही रणवीर सोच में पड़ गया, आरुषि को हो क्या गया। वह यह नहीं चाहता था कि आरुषि बीमार पड़ जाए। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रूहान आज रात की फ़्लाइट पकड़ने के लिए तैयार था और वह सारा सामान पैकिंग करने लगा था
और अपने मन में सोचे जा रहा था, आरुषि जान, मैं अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रहा हूँ और मैं आते ही तुमसे मिलूँगा और भाई से मिलवाऊँगा तुम्हें। हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी उधर सनाया भी उसके कमरे में आ गई और कहने लगी, तुम जो सोच रहे हो वह कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो तुमने और मैं एक साथ रात बिताई थी उन सब की वीडियोज़ तुम्हारे आरुषि के पास पहुंच चुकी है और वह वीडियोज़ देख भी चुकी है और वह तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। इतना सुनते ही रूहान की तो हालत ही ख़राब हो गई। वह सनाया के करीब आकर उसके बालों को कस के पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आरुषि के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सच में बहुत ही गिरी हुई लड़की हो? मैं तुमसे नफ़रत के सिवाय प्यार तो भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। इतना कहकर उसके बालों को एक झटके से छोड़ दिया। सनाया बस उसे ही देखते रह गई। वह तो रूहान से प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर यहाँ तो उल्टा ही उसे रूहान नफ़रत करने लगा था और अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रूहान कहने लगा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, कभी वापस मेरी नज़रों के सामने आना भी मत। रूहान की बातें उसके दिल में तीर की तरह लग रही थी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि रूहान उसे समझ नहीं रहा था, क्योंकि रूहान आरुषि को दिलो जान से प्यार करता था, तो फिर वह किसी और लड़की को क्यों प्यार करेगा। पर आरुषि को वह वीडियो सनाया दे चुकी थी, तो अब रूहान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आरुषि उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कहीं आरुषि सच में यह सब ना मान ले कि मैं उसे धोखा दे चुका हूँ। अगर ऐसा हुआ तो रूहान आरुषि के बिना नहीं रह पाएगा। यह तो बहुत गलत हुआ। रूहान जो खुश था और वह बहुत ही उदास हो गया था। उसका दिल बेचैन हो उठा। वह आरुषि के फ़ोन पर कॉल करने लगा, मगर उसका फ़ोन गिरने की वजह से साइलेंट में हो गया था और उसका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था। वहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जा रही थी, जबकि रणवीर भी वहीं पर खड़ा था, मगर वह फ़ोन की तरफ नहीं देख रहा था। वह तो सिर्फ आरुषि को देख रहा था। इधर आरुषि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। रणवीर उसके पास बैठा हुआ था और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर आरुषि अभी बिल्कुल होश में नहीं आई थी। कुछ ही देर के बाद आरुषि कुनमुनाने लगी। यह देख कर के रणवीर खुश हो गया और कहने लगा, आरुषि स्वीटी, तुम ठीक तो हो ना? उठो, तुम्हें क्या हो गया था अचानक से? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? आरुषि एक पल के लिए तो चौंक सी गई कि मैं कहाँ हूँ। फिर उसे याद आया कि मैं तो इस जालिम के हाथों गिरफ्तार हूँ। यह सोच कर के वह एक सांस भरी और कहने लगी, मैं ठीक हूँ। तभी रणवीर कहने लगा, स्वीटी, अगर तुम्हें यहाँ से उठने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुम कहो, मैं तुम्हें उठाकर मंडप तक ले चलूँ। आरुषि अभी कुछ बोलती की तभी रणवीर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगा, चलो जाना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी स्वीटी, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना। स्वीटी, किस चीज़ की दिक्कत है तुम्हें? मुझे बताओ ना स्वीटी। आरुषि चिल्लाकर कहने लगी, मुझे नीचे उतारिए, मुझे किसी और से मोहब्बत है, समझते क्यों नहीं हो आप? इस वक्त आरुषि की बातें रणवीर के कानों में बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, क्योंकि आरुषि को लेकर के वह काफ़ी ज़्यादा ही परेशान था और आरुषि की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसीलिए वह आरुषि को कुछ कहना नहीं चाहता था, वरना उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि यह सुनकर के आरुषि किसी और से प्यार करती है, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। यह जानकर के रणवीर कहने लगा, स्वीटी, तुम भले ही अभी प्यार नहीं कर रही हो जाना, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार एक न एक दिन हो ही जाएगा, और जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। पर अभी मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के करीब जाओ। इस वजह से मैं तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मैं यह शादी कर रहा हूँ। आरुषि को अपने गोद में उठाए हुए मंडप में ले जाकर उसे वहीं पर बैठा दिया। पंडित जी पहले से ही आए हुए थे
वह रणवीर के आते ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आरुषि बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी, अंदर ही अंदर खून के घूंट भी पिए जा रही थी। एक तो शुभ की टेंशन, ऊपर से रूहान की टेंशन कि रूहान उससे प्यार करता है पर वह किसी और लड़की के साथ कैसे सो सकता है। आरुषि रणवीर के साथ मंडप में बैठी जरूर थी, मगर वह यहाँ न होकर के कहीं और थी। उसका ध्यान रूहान पर ही था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह बस जो हो रहा था उसको चुपचाप किए जा रही थी। वह ना चाहते हुए भी चुप थी और वह कर भी क्या सकती थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शादी का मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। रणवीर ने आरुषि की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। अब आरुषि हमेशा के लिए बल्कि 7 जन्मों के लिए रणवीर ओबेरॉय की हो गई। अब रणवीर गहरी सांस लिया और कहने लगा, अब मैं सुकून से हो गया, क्योंकि अब मेरी स्वीटी किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। जब रणवीर आरुषि की मांग में सिंदूर लगा रहा था तो वह बहुत ज़्यादा ही रोई जा रही थी, क्योंकि उसे रूहान की याद बहुत आ रही थी। रूहान उसके रोम रोम में बसा हुआ था। उसे रूहान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और रूहान भी आरुषि से बहुत मोहब्बत करता था। मगर फिर एक पल में ही आरुषि को वह वीडियोज़ याद आ गई कि रूहान किसी और लड़की के साथ। यह सोचकर उसका खून खौल गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। फिर पंडित जी ने दोनों को खड़ा होने को कहा और फिर 7 फेरे लेने के लिए बोले। दोनों ने एक एक करके 7 फेरे लिए। आरुषि के कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। रणवीर यह देखकर आरुषि को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे कंप्लीट किया और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए थे। आरुषि रणवीर के करीब आकर कहने लगी, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। रणवीर कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को तो कभी बंद किया ही नहीं था, वह तो बिंदास बाहर खेल रहा है। इतना सुनते ही आरुषि अपने भाई शुभ के पास दौड़ पड़ी। जब वह घर के पीछे देखती है तो बहुत सुंदर गार्डन था। उस गार्डन में शुभ जय के साथ खेल रहा था। जैसे ही शुभ आरुषि को देखा, दौड़कर आरुषि के गले लग गया और कहने लगा, दीदी आप यहाँ और इस तरह से गेटअप में आप कोई प्ले करने वाली है क्या? अपने कॉलेज में कोई प्ले है क्या? आरुषि कहने लगी, हाँ बच्चा, अब ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? यह सुनकर के शुभ कहने लगा, दीदी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखिए ना, जय भैया कितना अच्छा से खेल रहे हैं मेरे साथ। यह मेरे दोस्त बन चुके हैं, पर आप यहाँ कैसे? आरुषि कहने लगी, तो मैं आपको ही लेने आई हूँ, चलिए घर चलते हैं। शुभ जय की तरफ देखते हुए कहने लगा, जय भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी दीदी आ गई हैं, अपने दीदी के साथ जा रहा हूँ मैं। जय कहने लगा, ठीक है शुभ। वह जैसे ही उस बंगले से जाने वाली होती है कि रणवीर आकर कहने लगा, कहाँ जल्दी मैडम, अब तो आप मेरी वाइफ ही हो गई हैं। अब कहाँ जा रही हैं? अब आपको जहाँ जाना होगा आप मेरे बॉडीगार्ड लेकर जा सकती हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स के साथ ही जाइएगा, है ना साले साहब, कैसे हैं आप? इतना कह करके वह शुभ को अपनी बाहों में कस लिया और उसके गाल को छू लिया। रणवीर शुभ से पहले भी मिल चुका था। शुभ कहने लगा, मैं ठीक हूँ, पर आप दीदी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और दीदी आपकी वाइफ कैसे हो गई? आप भी कॉलेज में प्ले करने वाले हैं क्या दीदी के साथ? शुभ की बातें सुनकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह कहने लगा, नहीं शुभ बच्चा, मैं तो आपकी दीदी से शादी कर चुका हूँ और वह भी सच का। मैं अब आपका जीजू हूँ, अब आप मुझे जीजू ही बोलना। इतना सुनते ही शुभ कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? पर डैडी तो जानते ही नहीं हैं। रणवीर बोला, आपके डैडी पहले से ही जानते हैं, मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ। आरुषि हैरान नज़रों से, जब मेरे डैड जानते हैं तो फिर मेरे डैड इस शादी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? यह सुनकर के रणवीर की बोलती बंद हो गई। वह कहने लगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ स्वीटी, उन्हें नहीं आना था, वह नहीं आए, बस मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। आपको कहीं जाना है तो मेरे साथ जाना है, ऐसे आपको जाना अलाउड नहीं है।
और जैसे कहने लगा आरुषि को ओबेरॉय पैलेस ले जाओ। आरुषि कहने लगी मेरे कपड़े घर पर हैं। रणवीर बोला कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। जय पीछे ही खड़ा था, वह आकर कहने लगा रणवीर तू कहाँ जा रहा है। रणवीर कहने लगा मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, सबका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी रणवीर जा ही रहा था कि तभी आरुषि कहने लगी मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ घर। रणवीर पीछे पलट कर के कहने लगा तुमको घर जाना हो या फिर यहाँ से कहीं पर भी जाना हो, मगर अकेले तुम नहीं जा सकती हो, जय के साथ ही जाना है और पैकिंग करके सीधे ओबेरॉय पैलेस आना। यह सुनकर के जय कहने लगा रणवीर तुम जाओ मीटिंग में, मैं आरुषि जी को ड्रॉप कर दूँगा। रणवीर के जाने के बाद आरुषि कहने लगी जय भाई क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे। जय कहने लगा हाँ क्यों नहीं, चलिए। जय आरुषि और सुब को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे घर तक छोड़ने चल पड़ा। कुछ ही देर में आरुषि अपने घर पर पहुंच गई। वह फ़ौरन से जाकर चेंज कर लेती है। अब वह कितना भी चेंज कर ले या कुछ भी कर ले, अब तो लीगली रणवीर ओबेरॉय की पत्नी हो गई है और वह आरुषि आर्या से आरुषि रणवीर ओबेरॉय हो चुकी है, मिसेज ओबेरॉय बन चुकी है। आरुषि अपने फ़ोन से रूहान को कॉल करने लगी, पर रूहान का फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि वह फ़्लाइट में था, उसका फ़ोन बंद था। आरुषि इधर बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई जा रही थी। उसे पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही उसका दिल घबरा रहा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, वह क्या ही करे। उधर बृजमोहन जी को ऑफिस में पता चला कि रणवीर ओबेरॉय शादी कर चुका है। उसके सारे एम्प्लॉय आपस में बातें किए जा रहे थे कि रणवीर सर शादी कर चुके हैं, पर अचानक ऐसे छुप छुप कर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। वह तो खुद ही इतने बड़े आदमी हैं, फिर इन्हें इस तरह से छुपाकर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। बृजमोहन जी यह सुन कर के हैरान हो गए थे और वह डर गए थे कि कहीं यह देवी मेरी बेटी के साथ तो कुछ। यह सोचते हुए वह फ़ौरन से ऑफिस से निकले और वह ऑटो में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। अभी वह आधे रास्ते गए थे कि उन्हें फ़ोन पर किसी का कॉल आया। वह कॉल रिसीव किए। किसी ने उनसे कहा आपकी बेटी की शादी मिस्टर ओबेरॉय से हो चुकी है। यह सुनते ही बृजमोहन जी पूरे पसीने पसीने हो गए थे। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी, उनका गला रुक सा गया था, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर ओबेरॉय ऐसा कुछ कर सकता है। वह इतना खतरनाक काम कैसे कर सकता है, इतना गिरा हुआ हरकत उनकी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। वह आरुषि को कॉल लगाती हैं, मगर आरुषि का फ़ोन नहीं लग रहा था। वह बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वही आरुषि की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे पहले से कहीं उसे होश ही नहीं था। वह सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे बार बार रणवीर का टच करना उसकी आत्मा को जलाकर राख कर रहा था कि अब उस इंसान के साथ रहना होगा। मैं उसकी पत्नी हो गई, अब मुझे उसके नाम की मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना पड़ेगा। जब उसका मुझ पर कोई हक नहीं था तब वह मुझे टच करता था, पर मैं तो अब उसकी पत्नी हो गई हूँ, तो अब मेरे साथ पता नहीं वह क्या करेगा। वह खून के आंसू रोए जा रही थी। शुभ उसे देखकर कहने लगा दीदी तुम रो मत, मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरूँगा, वह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं उसे मार दूँगा। इतना सुनकर के शुभ को देखते हुए उसे गले लगा लेती है और कहने लगी नहीं भाई तुम कुछ नहीं कर सकती हो। शुभ बच्चा तुम अभी बहुत छोटी हो ना, इन सब चीज़ों में तुम बिल्कुल भी नहीं पड़ो, मैं सब संभाल लूँगी। आंसू उसकी ब्लू आंखों से होते हुए उसके सफ़ेद गालों पर लुढ़क गए थे। भींगी आवाज़ में खुद से बोली आज मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन है, और वहीं दूसरी तरफ रूहान ने मुझे धोखा भी दे दिया। यह बोलते हुए उसने घुटनों से अपना मुंह लगाकर और सिसक सिसक कर रोने लगी। रह रहकर एक एक पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह खुद को नोच ले। कितना वक्त तक ऐसे ही गुजर गया ना उसकी तड़प कम हुई और ना ही उसके आंसू रुके। तभी ज़बरदस्ती चलते हुए बृजमोहन जी आर्या हाउस के बिल्कुल सामने रास्ते में बृजमोहन जी ने बहुत कोशिश की कि वह सीधा से चल पाएँ, मगर उन्हें चक्कर आने लगे थे। जैसे ही बृजमोहन जी गेट के अंदर कदम रखे
देखे तो वह हैरान हो गए, क्योंकि बृजमोहन जी लड़खड़ा रहे थे और लड़खड़ाते हुए ही उन्होंने देखा कि आरुषि की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उनको देखकर कि आरुषि जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, डैड इस वक्त यहाँ। बोलते हुए वह तेजी से बृजमोहन जी की तरफ भागी, इससे पहले कि आरुषि उन तक पहुँचती। बृजमोहन जी लड़खड़ा करके जोर से ज़मीन पर गिर पड़े। एक दर्दनाक चीख आरुषि के मुंह से निकली, डैड। आरुषि का डर उसकी आंखों से वह निकला। आरुषि और शुभ दोनों जल्दी से बृजमोहन जी के नज़दीक गए और उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख ली। शुभ भी बृजमोहन जी को ऐसी हालत में देख करके रोने लगा था और कहने लगा, दीदी क्या हो गया है डैड को, यह क्यों इस तरह से गिर गए। आरुषि खुद को संभाले, या डैड को संभाले या फिर शुभ को संभाले, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, शुभ बच्चा आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बच्चा डैड ठीक हो जाएंगे। वह भी सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और रोते हुए बोली, डैड डैड उठिए ना, क्या हुआ है आपको, प्लीज़ आंखें खोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। आरुषि लगातार उनको झकझोर रही थी और शुभ भी, पर बृजमोहन जी कोई हरकत नहीं कर रहे थे। कल्याणी आंटी नहीं थी, वह अपने दोस्त की बेटी की शादी में गई हुई थी। आरुषि कहने लगी, शुभ अगर आंटी होती तो कुछ करती ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुभ बोला, हाँ दीदी डैड को क्या हुआ है, डैड आंखें खोलो ना, जल्दी से उठिए ना, कुछ बोलिए ना प्लीज़ प्लीज़। वह अपनी छोटे छोटे हाथों से बृजमोहन के चेहरे को सहलाए जा रहा था और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। उनको ऐसे देख करके जैसे आरुषि की जान हलक में आ गई थी। वह सिसकते हुए बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। शुभ बेटा तुम यहीं देखते रहो डैड को, डैड मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। यह बोलते हुए आरुषि भागकर एक गिलास में पानी लेकर आई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आरुषि ने पानी की छींटें उनके चेहरे पर मारी। पानी डालने के बाद भी बृजमोहन जी ने आंखें नहीं खोली तो आरुषि का दिल बैठ गया। शुभ भी डर गया था। उन दोनों की आंखें हैरत से फट गई। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली, डैड। शुभ भी चिल्लाने लगा, डैड की हालत बहुत नाजुक है, पानी से भी होश नहीं आ रहा है, मुझे डैड को फ़ौरन से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आरुषि ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाई और एम्बुलेंस को कॉल लगाई। आरुषि कहने लगी, मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाइए। किरण चौक, आपको एड्रेस भेजती हूँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सॉरी मैडम, किरण चौक तो यहाँ से काफ़ी दूर है, आने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। उनकी बात सुनकर आरुषि चिल्लाते हुए बोली, आपका दिमाग ख़राब है क्या? मैं अभी आपको बताया ना, मेरे डैड की हालत क्रिटिकल है, आपको फ़ौरन आना होगा, नहीं तो मेरे डैड को कुछ भी हो जाएगा। यह बोलते हुए आरुषि सिसक कर रो पड़ी थी। फिर उसने खुद को संभाला और आंसू साफ करके बोली, नहीं आरुषि नहीं, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती हो, तुम्हें डैड को संभालना है और शुभ को भी संभालना है, मुझे कैसे भी करके डैड को अस्पताल लेकर जाना होगा। आरुषि उठी और बृजमोहन जी के पास आकर सुबकते हुए, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए डैड, मैं आपको वादा करती हूँ आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। यह बोल करके आरुषि बृजमोहन जी को उठाने की कोशिश करती है और शुभ से कहती है कि डैड को उठाओ, पर उसकी नाजुक बॉडी और शुभ तो बच्चा था, बृजमोहन जी का भार संभाल नहीं पा रहे थे दोनों। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें उठाया और उनका हाथ अपने कंधे पर डाल दी और उन्हें खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगे। उसके दिल में सिर्फ एक तड़प थी, किसी तरह से उन्हें अस्पताल लेकर जाने की। तभी जय, जो किसी काम से अभी उधर ही रुका हुआ था, उसकी नज़र बृजमोहन जी पर पड़ी, जो खुद से बोला, ओ गॉड, उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इस हालत में इन्हें आरुषि जी कैसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचते हुए जय इधर उधर देखने लगा, पर दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा था। जय ने आह भरते हुए कहा, ओ गॉड, क्या करूं? आरुषि जी के सामने भी इस वक्त नहीं जा सकता हूं, वरना यह कहेंगे कि मैं इधर ही था और यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं है। तो वही आरुषि बेताबी से इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए।
जय खुद से बोला, नहीं बॉस चाहे जो बोले मदद तो करनी पड़ेगी। यह बोलते हुए जय गाड़ी में बैठ गया और एक झटके से गाड़ी आरुषि के पास जाकर रोक दिया और खिड़की से मुंह निकाल करके कहा, नीड हेल्प आरुषि जी। आरुषि के लिए वह जैसे किसी फरिश्ते से कम नहीं था। आरुषि कुछ नहीं पूछती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो या फिर दिस दैट, बस हाँ मैं सिटी हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना। जय गाड़ी से उतरा और डोर खोल दिया। फिर आरुषि की हेल्प करते हुए बृजमोहन जी को गाड़ी में बैठाने लगा और आरुषि और शुभ भी गाड़ी में बैठ गए। आरुषि भी बैठ करके बृजमोहन जी का सर अपनी गोद में रख ली और सिसकते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी चलिए, डैड की तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। और जय ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही वह लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। जय जल्दी से गाड़ी से उतरा और ज़ोर से चिल्लाया, कोई जल्दी से स्ट्रक्चर लेकर आओ। जय की आवाज़ सुनकर के दो वार्ड बॉय स्ट्रक्चर लेकर आते हैं और बृजमोहन जी को उस पर लिटाकर तेजी से इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगे। तभी एक डॉक्टर बृजमोहन जी के पास आकर चेक करने लगा तो आरुषि सिसकते हुए बोली, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे डैड को, प्लीज़ बताइए ना। डॉक्टर ने एक पल उन्हें देखा और कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सिस्टर आप जल्दी से इन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कीजिए और डॉक्टर खन्ना को बुला कर के लाइए, यह केस बहुत ही सीरियस है। ऐसा बोलते हुए वह लोग बृजमोहन जी को अंदर लेकर गए। यह सुनकर के आरुषि की तो जैसे सांस थम गई। अचानक ही वह ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गया। शुभ आरुषि के पास बैठकर वह भी रोने लगा। दीदी आपको क्या हो गया है, डैड की तबीयत ख़राब है और आप भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा। जय जल्दी से आरुषि के पास आया और उसको ज़मीन से उठाकर बेंच पर बिठाया और कहने लगा, शुभ आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना। अचानक ही आरुषि का दम घुटने लगा था, उसकी सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी थी। शुभ भी यह देख कर के रोने लगा था। बृजमोहन जी की ऐसी हालत देखकर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी आरुषि, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ डैड ही तो थे। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जय जल्दी से पानी लेकर आया और आरुषि को पिलाने लगा और तसल्ली देते हुए बोला, आरुषि जी संभालिए खुद को, अगर आप ऐसी हिम्मत हार गई तो आपके डैड का ख्याल कौन रखेगा। आरुषि का दम घुट रहा था, वह सिसक कर रो पड़ी, कहने लगी, मेरे डैड को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर। यह बोलकर तो वह सिसक कर रोने लगी थी। कितनी ही देर ऐसे ही बीत गई। तभी जय खुद से बोला, बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बॉस को बताना ही पड़ेगा। जय शुभ से बोला, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ, बहुत अर्जेंट है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। यह कॉल करने से शुभ कहने लगा, ठीक है दोस्त आप जाओ। वह आरुषि के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अंकल ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं हो आप, मैं 1 मिनट में आया कॉल करके। आरुषि का ध्यान जय की तरफ था ही नहीं, उसकी नज़रें तो बस इमरजेंसी रूम पर लगी हुई थी। जय ने एक साइड जाकर के रणवीर को कॉल लगाई। रणवीर जो इस वक्त एक मीटिंग में था जिसमें उसकी टीम के सभी इम्पॉर्टेंट आदमी थे। आज रणवीर कंपनी को लेकर के कुछ सीरियस डिसीजन लेने वाला था, इसीलिए यह मीटिंग भी रखी हुई थी। रणवीर ने डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट किया हुआ था, वह उसे दिखाते हुए बोला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी कंपनी इंडिया के दूसरे नंबर पर है, पर हमें अपनी कंपनी दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर लाना है। पर उसके लिए हमें कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। सबसे पहले हमें इन्वेस्टर चाहिए होंगे जो हमें इंडिया से तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए ऑलरेडी अपने छोटे भाई रूहान ओबेरॉय को अमेरिका भेज रखा हूँ, पर इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी करता तभी जय का फ़ोन बज उठा और जय की कॉल देख करके रणवीर सोचने लगा, जय जानता है कि मेरी यह मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर भी मुझे कॉल कर रहा है, कुछ तो ज़रूर बड़ा बात है, मुझे यह कॉल लेनी होगी। यह सोचते हुए रणवीर बोला, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। यह बोल करके रणवीर ने कॉल पिक किया और सब लोग रणवीर को फ्री होने का वेट करने लगे।
रणवीर ने फ़ोन कान से लगाया तो उधर से जय की आवाज़ आई। रणवीर, वह आरुषि आरुषि बहुत ज़्यादा ही। जय ने इतना ही बोला था कि रणवीर बीच में ही बोला, होल्ड कर 1 मिनट। जय फ़ौरन से चुप हो गया और रणवीर बोर्ड्स मेंबर से बोला, मीटिंग इज ओवर नाउ। दोबारा मीटिंग कब होगी आपको मेल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी आप सब लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू। रणवीर की बात सुनकर मिस्टर बजाज, जो कि अभी ही रणवीर के साथ जुड़े हुए थे, गुस्से से भड़क कर बोले, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर ओबेरॉय। मैं दुबई से सिर्फ इस मीटिंग के लिए आया हूँ, आप ऐसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। रणवीर ने उन्हें देखते हुए कहा, आई नो, अगर मैंने कैंसिल कर दिया है तो मतलब कैंसिल कर दिया है। अब अगर आपको हमारे साथ बिजनेस नहीं करना है तो गेट लॉस्ट एंड लीव। जो बोला तो वह बहुत भारी पड़ेगा। यह बोलते हुए रणवीर बिना मिस्टर बजाज की बात सुने रणवीर वहाँ से निकल गया। सारे बोर्ड मेंबर्स गुस्से से भर उठे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज भी रणवीर के खिलाफ बोल पाते। रणवीर मीटिंग रूम से बाहर आकर बोला, अब बता डिटेल में क्या हुआ है। जय ने सारी बातें रणवीर को बता दिया। रणवीर सीधा अपने कैबिन में आ गया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुन जय, अब जैसा मैं बोलूँ तो वैसा ही करना। जय ने आरुषि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, क्या करना है तू बता तो सही, एक हुक्म दे, सब सही हो जाएगा। रणवीर ने कहा, आरुषि को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, ध्यान रहे वह अपने डैड से प्यार में आकर के कोई गलत कदम ना उठा ले, उसका ध्यान रखना, उसका साया बनकर। मैं कुछ देर में आता हूँ और साथ में तुझे एक काम को भी अंजाम देना है। यह बोलते हुए रणवीर के होठों पर एक खतरनाक स्माइल थी। वह जय को अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर जय को पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई थी। जय हकलाते हुए आवाज़ में बोला, यह तुम क्या कह रहे हो, यह नहीं हो सकता है मुझसे, यह गलत है, यह सही नहीं है, तुम सोच क्यों नहीं रहे हो। अगर यह बात आरुषि को पता चल गई किसी भी तरह से तो वह तुझसे प्यार की जगह नफरत करने लगेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। रणवीर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जय की बात सुनकर रणवीर थोड़ा सा सोचने भी लगा था, शायद जय सही कह रहा है। तभी फिर से रणवीर कहने लगा, नहीं तुम्हें वह काम करना है, समझे, कूल। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और अचानक ही उसके चेहरे की मुस्कान तेज हंसी में बदल गई। वह फ़ोन रखता है और फ़ौरन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर आरुषि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आरुषि बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो रणवीर ने न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी, ऊपर से उसके डैड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर आते ही कहने लगे, पेशेंट के फैमिली वाले कौन हैं। आरुषि यह सुनकर के फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, जी डॉक्टर बोलिए, वह मेरे डैड हैं। डॉक्टर कहने लगे, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, मगर उस सर्जरी में बहुत सारे पैसे लगेंगे, आप पैसे जमा करवा दीजिए, क्या आप दे सकती हैं। आरुषि कुछ सोच करके कहने लगी, आप बताइए तो सही कितना पैसा लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगे, उनके इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए लगेंगे। यह सुनकर तो आरुषि की आंखें बड़ी हो गई थी। अभी आरुषि कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक आवाज़ आया, जी डॉक्टर हो जाएगा, आप अपना इलाज जारी रखिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आरुषि यह सुनती है वह पीछे मुड़कर देखती है, वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर ओबेरॉय ही था। आगे क्या होगा आरुषि के साथ और ब्रिजमोहन जी क्या ठीक हो पाएंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।